अब सरकार किसी की प्रॉपर्टी का अधिग्रहण करने से पहले डरेगी। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी सड़क में आ गई, आपकी प्रॉपर्टी अगर कहीं किसी तरह के खेल का कोई मैदान बनाने के काम में आ गई, सेज में आ गई, तो डायरेक्ट आपको ये थमा करके कि ये पकड़ो पैसे और मैं आपकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले रहा हूं, ऐसा सरकार कहने से पहले थोड़ा रुकेगी। बस एक लाइन में तो आंसर ये है। अब ये थोड़ा रुकेगी, इसके लिए कितना संघर्ष हुआ है आज के सेशन में आपको ये समझना है। सुनने में तो आपको ये लगेगा थोड़ा रुकेगी, ये कोई न्यूज हुई क्या? इस बात को समझने में आपको भारत के इतिहास के साथ जुड़ना पड़ेगा। इतिहास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के ये सेशन आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए खबरें सुन लेते हैं, और खबरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि एक तरह से समझिए कि आपकी और हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हमारा मालिकाना हक है, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज नहीं है। सारे की सारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आप सामुदायिक भूमि नहीं कह सकते कि ये समुदाय के काम आएगी, समाज के काम आएगी, ले लो इसे। हर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए आप एक लाइन में आंसर नहीं दे सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ठीक है। इस वर्डिक्ट में खुद 39B का जिक्र है, और आर्टिकल 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आम ऑडियंस हैं, यानी कि जो हमारे जैसे घर के अंदर रहने वाले, न्यूज से जुड़े रहने वाले लोग बाग हैं, उन्हें भी इसे समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बेसिक से लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए खबरों पर नजर डाल लीजिए। खबरों को मैं ब्रीफ कर देता हूं और फिर शून्य से शुरू करेंगे, तब जाकर ये टाइटल समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें, और वो पॉइंट्स ये हैं कि आर्टिकल 39B वर्डिक्ट लाइव अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया 1978 की रूलिंग को, यानी कि 1978 के फैसले को पलट दिया है, ठीक है। और एक ही लाइन बनकर आई है, और वो ये है कि नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज इज मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी पंक्ति थी जिसके चलते ना जाने कितने लोगों की जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, ठीक है। नॉट एवरी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल कैन बी मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। बस ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी ही आज असल में व्याख्या होनी है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 9 जजेस की बेंच थी, उसमें से 7 जजेस ने एक मत होकर के ये लाइन बोली कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज सबकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। मतलब दुनिया, भारत के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सामुदायिक महत्व की प्रॉपर्टी बताकर, कम्युनिटी के महत्व की बताकर, और आसान भाषा में सरकार उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती। सीधा एक लाइन में आंसर ये है कि सबकी प्रॉपर्टी, कल को आपकी ये प्रॉपर्टी है, बोले लाओ भाई इस पे कब्जा करना है हमको, सरकार ने कहा यहां से सड़क निकालेंगे, लाओ दे दो। ऐसा कहने के लिए अब आप कॉन्फिडेंस से ये लाइन नहीं बोल सकते। सरकार के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 9 जजेस की बेंच में से 7 जजेस ने, 2 जजेस में से एक आंशिक रूप से सहमत थे और एक पूर्णतया असहमत थे। इसलिए इस फैसले को 7-2 से आया हुआ फैसला कह रहे हैं कि 7 जजेस ने माना कि सभी संपत्ति के ऊपर सरकार इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में, यानी 45 साल पहले आए हुए अपने ही एक फैसले को बदल दिया। तो आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न यह भी आना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल दिए जा सकते हैं? बिल्कुल बदले जा सकते हैं। बदलने के लिए जजेस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 7 जजेस की बेंच ने कभी कोई फैसला सुनाया है, तो बदलने के लिए 9 जजेस की बेंच की जरूरत है, और 9 जजेस ने सुनाया है तो फिर 11 जजेस, 11 ने सुनाया तो 13 जजेस। जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, तभी पुराने फैसले पलटे जाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, और इसको इतिहास से जोड़ते हुए मैंने फिलहाल के लिए आपको यह बता दिया कि क्या कहानी है, और निजी संपत्ति के अधिग्रहण की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो बातें अब मैं आपको लेकर के चलता हूं, ठीक है साहब। चलिए, तो अब एक एक करके सारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। इतिहास से शुरू करने की बात है तो शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के काल से। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए, भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय पर कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे जहां पर राजाओं का राज हुआ करता था, जिन्हें आप प्रिंसली स्टेट कहते हैं। लगभग भारत के 40% स्टेट्स ऐसे थे जो राजाओं के अधीन रहे। अंग्रेजों के काल में भी उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा गया, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। लेकिन अंग्रेज मुट्ठी भर थे और भारत बहुत बड़ा था, इसलिए कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई तरीके के सिस्टम अपनाए।
उनमें से एक सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। जमींदारी का मतलब यह था कि एक बहुत बड़े लैंड बैंक के ऊपर, बहुत बड़े भूभाग के ऊपर कुछ लोग बिठा दिए कि भैया ये क्षेत्र पर पूरा की पूरा टैक्स आप उगाएंगे और उगाकर अंग्रेजों को चुकाएंगे। तो अंग्रेजों ने कुछ और अंग्रेजों की लेयर्स खड़ी कर दी जो कि चमड़ी में भारत जैसे थे लेकिन सोच में, दिमाग में वो अंग्रेजों के जैसे थे। यानी कि वो सोचते अंग्रेजों के लिए थे और कलर में वो भारतीय दिखते थे। आप और हम में से ही कुछ लोग थे जो जमींदारों की तरह बिहेव करते थे और उनका अर्थ यह होता था कि वो जमीन पर कब्जा करके रखते थे, किसानों से खेती करवाते थे लेकिन जमीन पर उनका हक नहीं रहने देते थे। टैक्सेशन वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। एक तरीके से जमींदार यानी कि लैंड होल्डर बहुत बड़ी जमीन पर अपना नियंत्रण रखता था। ठीक है, जमींदार का जो बहुत बड़ी जमीन पर लैंड होल्डिंग होता था, यह पार्ट बहुत लंबे समय तक चलता रहा। अंग्रेजों को तो टैक्स मिलता रहा लेकिन भारत में शोषण के अब दो लोग तैयार हो चुके थे। अंग्रेज तो शोषण कर ही रहे थे लेकिन अंग्रेज जिनके माध्यम से शोषण कर रहे थे जो भारतीय ही था, दैट वाज जमींदार। ये जमींदार पैसे वाले बने, पढ़ाई लिखाई सीख लिए, बहुत अच्छे से वकालत सीख लिए, बढ़िया से चुनावी अपनी पकड़ बना लिए, भारत में काफी पावरफुल हो गए। जिनके पास जमीन थी वो भारत में पावरफुल लोग थे। अच्छा, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज भारत से गए, अब हम सीधा आजादी तक पहुंचते हैं। लेकिन आजादी से पहले का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय अगर आप नोटिस करें तो जो भारतीय राजनीति के अंदर एक्टिवेट लोग थे वो भी बड़े पैसे वाले लोग हुआ करते थे। यानी कि उस समय पर भी अगर आप उठाकर देखें तो गांधी जी इटसेल्फ खुद काफी पढ़े लिखे घर से थे, पैसे वाले घर से थे। नेहरू जी भी काफी पढ़े लिखे और पैसे वाले घर से थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने विदेशों से शिक्षा प्राप्त की थी। जहां लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में मुसीबत थी, ये वो लोग थे जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, यानी कि घर से ठीक ठाक घरों से बिलोंग करते थे। ऐसे में आप सोचिए, ये तो कुछ नाम है जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में तो बहुत सारे लोग जुड़े थे। ऐसे में उन लोगों का प्रभाव भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस में भी था, और जब प्रभाव था तो संभव था कि उनके ही द्वारा फैसले प्रभावित हों जब देश के लिए फैसले किए जाएं। अर्थात जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद अब इस जमीन का क्या होगा? जिस जमीन को छोड़ करके अंग्रेज चले गए, वो जमीन अब किसकी होगी? क्या वो उस गरीब के पास वापस लौटेगी? बहुत बड़ा प्रश्न है। या फिर वो जो बीच में बन गया बिचौलिया है यानी जमींदार है, वो आज भी उसका मालिक कहलाएगा। जमींदार ने मालिकाना हक कैसे प्राप्त किया, उसके पीछे शोषण की कहानी है। उसने पहले गरीबों की जमीन को हड़पा, फिर उनको धमका करके कहा कि इस पर तुम्हें अगर लोन चाहिए तो ये जमीन तुम्हें गिरवी रखनी पड़ेगी। यानी जमींदार ने जमीन को हड़पा था। अब वो हड़पी हुई जमीन वो वापस लौटाएगा या उसकी रहेगी? अंग्रेज तो जमींदार को देकर चले गए। हमारा देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना तो हमारे संविधान में कुछ मूलभूत सुविधाएं दी गई, और उन मूलभूत सुविधाओं में एक सुविधा थी मूल अधिकार की। मूल अधिकार एक ऐसी सुविधा थी जो ये गारंटी देता था कि अगर आपके साथ आपके दिए गए इन अधिकारों को कोई छीनता है तो आप उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, आप वहां जाकर शिकायत कर सकते हैं कि सर मेरा ये फला फला अधिकार छीन लिया गया है। अच्छा, जनरली छीनने का डर किससे होता है? शासन से, क्योंकि सरकार से पावरफुल कोई और है नहीं। तो अगर सरकार ही कल को मान लो आपकी जमीन छीनने लग जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने ही तो शोषण किया था हमारा, तो अब कल को नई सरकार आई है, देश आजाद हो चुका है, ऐसे में नई सरकार कहीं आपका शोषण करने ना लग जाए, इसलिए सरकार से बचाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट दी गई कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां जाकर के अपनी हिफाजत करिए। ठीक है साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको तो राहत मिल गई, सरकार को भी तो देश के विकास का कार्य करना है। इसके लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस दी गई थी जिन्हें नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, जो कि भारत के संविधान के भाग 4 में लिखे गए हैं। उसमें यह कहा गया कि भारत को किस प्रकार से नीतियां बनानी है या सरकार को किस प्रकार से नीतियां बनानी है, इसके लिए कुछ नीति निदेशक तत्व दे दिए गए। ठीक है, तो अब भारत के संविधान में एक तरफ मूल अधिकार जो कि आपको गारंटी देते हैं कि सरकार आपका शोषण नहीं करेगी, और एक तरफ नीति निदेशक तत्व जिसके माध्यम से सरकार को देश को आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाने हैं। ये दो चीजें हमारे संविधान में दे दी गई। अब जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की लड़ाई लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई को एंड में जाकर के बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन पर खत्म किया गया था, जहां यह कहा गया था कि भारत के अंदर मूल अधिकार और डीपीएसपी की लड़ाई में जीतते तो मूल अधिकार ही हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे
यानी कि जो शासन कर रही गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ध्यान रहे कि मूल ढांचा ना बदले। अब मैंने जो आपको इतनी सारी बातें बोली हैं ये संविधान की मूल बातें हैं, और इन मूल बातों को मैं बस इसलिए बोलता चला जा रहा हूं ताकि आज के साथ इसका कंटेक्स्ट कनेक्ट कर सकूं। अब मैं कनेक्ट करने में थोड़ा समय और लूंगा, आपको और मुझे सुनना होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब देश का संविधान बना तो उन्हीं मूल अधिकारों में उन जमींदारों ने जो कि जमीन के मालिक थे, उन्होंने बड़ी मतलब इंटेलिजेंसी के साथ मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार डला दिया था। संपत्ति का अधिकार जहां आर्टिकल 19 के भाग 1 के सब क्लॉज एफ में डलवा दिया, वहीं आर्टिकल 31 में भी डलवा दिया। अब इसको मूल अधिकार बनाने का अर्थ यह हुआ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है और भारत की सरकार ने आपसे प्रॉपर्टी छीनने का प्रयास किया तो आप इसकी शिकायत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कानून निर्माताओं में बैठे कुछ जमींदारों ने अपने हित में संविधान बनवा लिया था। नेहरू जी इस बात को देखकर समझ रहे थे कि यार इन्होंने संपत्ति के अधिकार को अगर मूल अधिकार बना लिया, राइट टू प्रॉपर्टी को अगर मूल अधिकार बना लिया, तो फिर इस देश में अंग्रेजों में और हम में अंतर क्या रहेगा। अंग्रेज भी जमींदारों के माध्यम से शासन करते थे और अभी भी सारी जमीन जमींदारों के पास ही है। तो फिर इन जनता के पास, आम जन के पास, या सरकार को भी कल को अगर रोड बनाने की जमीन की जरूरत पड़ी तो भाई हम तो कभी जमीन ले ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि जमीन तो जमींदारों की है और जमींदारों ने मूल अधिकार में उसको डलवा लिया है संविधान निर्माण के समय पर। तो ऐसे में यह बड़ा टेंशन का विषय बन गया कि यार कल को भारत सरकार को भी अगर जमीन की जरूरत पड़ गई तो ये तो मूल अधिकार है उनका, उनसे लेंगे कैसे? ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएंगे। यही हुआ साथियों। देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू होते ही तुरंत सबसे पहले नेहरू जी ने एक संविधान संशोधन प्रस्तावित किया और उसके माध्यम से भारत के संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम रखा गया अनुसूची नंबर 9। और उसमें कहा गया कि अगर कोई भी कानून बनाएगी सरकार और उस कानून में किसी को भी आपत्ति है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट को भी आपत्ति है, तो वो उसमें इंटरफेयर ना करे। हम उसे अनुसूची 9 में डाल देंगे। वो भारत के हित में लिए गए फैसले हैं। उस समय ताजा ताजा देश आजाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को भी सरकारों से ज्यादा दिक्कत नहीं थी। वो कानून बनाकर अनुसूची 9 में डालने का औचित्य केवल इतना था कि अगर सरकार को कभी जमीन की जरूरत पड़ रही है तो अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण करके जमींदारों से उनकी जमीन ले ली और लेकर के अपना काम चला लिया। लेकिन हर समय एक जैसी सिचुएशन थोड़ी रहनी थी। देश के जो बड़े विख्यात मामले हैं, चाहे केशवानंद भारती मामला हो, चाहे गोलकनाथ मामला हो, ये कहीं ना कहीं जमीनों से जुड़े हुए मामले ही हैं। इसका मतलब यह है कि जमीनों पर सरकार कैसे नियंत्रण करे, यह एक बड़ा मुसीबत बन गया। सरकार को आगे बढ़ना है तो मूल अधिकारों को चैलेंज करना ही पड़ता। सरकार को आगे बढ़ने के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए हुए थे और इन्हीं नीति निर्देशक तत्व में एक नीति निर्देशक तत्व था आर्टिकल 39B। और उस 39B नंबर आर्टिकल में, जिसका जिक्र आज किया हुआ है, उस 39B नंबर आर्टिकल में एक बात मेंशन की गई थी। मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं। आर्टिकल 39B में लिखा था, द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। यह आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ें। द ऑनरशिप यानी मालिकाना हक और नियंत्रण of material resource of community are so distributed as best to subserve the common good। मतलब आसान भाषा में कहूं तो जो मालिकाना हक और नियंत्रण है मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी का, वो इस प्रकार से विभक्त होना चाहिए कि वो आम आदमी तक पहुंच सके। यानी कि आसान भाषा में जमींदारों की जो जमीन है या फिर बहुत सारे लोगों की जो जमीन है, अगर सरकार चाहे तो उसका अधिग्रहण करके आम आदमी के उपयोग में उसका यूज कर सकती है। डीपीएसपी में एक आर्टिकल ये वाला मेंशन था। एक इसके पीछे और आर्टिकल मेंशन है 39C, जहां पर कहा गया है दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमन डेट्रीमेंट। आसान भाषा में फिर से यह बात यही कर रहा है कि संपत्ति का सकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी संपत्ति किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। खैर, इन दोनों आर्टिकल्स की ज्यादा ताकत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इन दोनों आर्टिकल्स को नाम आर्टिकल 39 में मिला था और आर्टिकल 39 तो डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो डीपीएसपी है, इन आर्टिकल्स की एक मजबूरी है।
कि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। इनकी मजबूरी है कि इन्हें इंप्लीमेंट डंडे के जोर से नहीं करवाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट इन पर रोका लगा सकती है। भारत सरकार इनकी वजह से बड़ा तनाव में रहने लगी कि यार मजा नहीं आ रहा है। खैर, समय बीता, संपत्ति का चैलेंज बढ़ने लगा, देश में बड़े बड़े मामले हुए। इसी बीच में भारत सरकार की तरफ से एक संशोधन संविधान में प्रस्तावित किया गया। ध्यान से सुनिएगा, चिंता क्या थी कि जो मूल अधिकार हैं, अगर देखिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है तो भारत सरकार उसके हाथ नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में त्राहिमाम की शरण लगा देंगे, त्राहिमाम हमारा जमीन छीन रहे हैं, हमें इन्हें रोकिए, और सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तुरंत रोक देगी कि भाई मूल अधिकारों पर आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल 31 में इसको मूल अधिकार दिया हुआ है। 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने एक तगड़ा कारनामा कर दिया, और वो कारनामा था आर्टिकल 31 को उठाकर के 300A बना देना, यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बदल देना। अर्थात आप इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। यह फैसला एक लैंडमार्क डिसीजन था। यह संविधान संशोधन भारत सरकार के द्वारा भारत की प्रोग्रेस के लिए अत्यंत आवश्यक चीज थी, क्योंकि देश को सड़कें बनानी है, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने हैं, देश में नई कॉलोनियों का विकास करना है, इन सब के लिए जमीन की आवश्यकता है। और ऐसे में जमीन पर आप कुछ कर नहीं सकते तो सरकार करेगी कैसे, सरकार चलेगी कैसे, आर्टिकल 39 भी इंप्लीमेंट कैसे होगा? सरकार ने ना केवल यह किया बल्कि आर्टिकल 31C वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसमें एक लाइन मेंशन कर दी कि मूल अधिकारों के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं ये मानता हूं कि आर्टिकल 31C ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, 39B को संरक्षण 31C का प्राप्त है। उसमें यह कह दिया गया कि आर्टिकल 14 और 19 यानी कि राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ऑल, इन दो के लिए आप कभी भी इन दो को इंप्लीमेंट कराने के नाम पर 39B और 39C से नहीं टकराएंगे, 39B और 39C से नहीं टकराएंगे। अब मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। देखो, इस पूरी पिक्चर के अंदर फिर से मैं आपको दुश्मन बताता हूं कि दुश्मन कौन है, लड़ना किससे है, ये सारी बातें मैं थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि काफी सारा घोलमेल हो चुका होगा अब तक। फिर से चलते हैं। 26 जनवरी को हम लोग आजाद हुए 1950 को, संविधान लागू, मतलब आजाद 47 में हुए, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू हुआ, साहब हमारे दिक्कत हो गई कि करें क्या, तो करें क्या, तो पहला संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद में नवी अनुसूची जोड़ दी गई कि बोले भाई आपको अगर संविधान चलाना है तो आपको एक काम करना होगा, देश के अंदर सड़कें वगैरह बनानी है तो जमीन लेनी पड़ेगी, जमीन लेनी पड़ेगी तो जमींदारों के पास है, उनसे लेने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, नवी अनुसूची में डालकर उनसे बच के निकल लेंगे। पहला संविधान संशोधन होकर हमने पहले बाईपास निकाल लिया। समय बीता, केस बहुत सारे बढ़ने लगे, गोलकनाथ केस होने लगा, केशवानंद भारती मामले, सब जमीन से बड़े मामले जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? क्योंकि असली लड़ाई कहां चल रही थी? असली लड़ाई चल रही थी फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी, जैसे आप नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। मूल अधिकारों के अंदर बात क्या मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में यह मेंशन्ड है कि अगर आपको इनकी प्राप्ति नहीं होती तो आर्टिकल 32 का लाभ लेते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर शरण लेने पहुंच सकते हैं। तो यह तो फंडामेंटल राइट्स को दी गई पावर थी। वहीं पर नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मेंशन्ड है, ये भारत सरकार को दिए गए वो निर्देश थे कि आप इनकी इस तरह से देश को चलाएं, लेकिन इनके चलाने में यह याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट आपको मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं करने देगी। इन्हीं मूल अधिकारों में एक अधिकार था आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था। अर्थात अगर आपने डीपीएसपी, अब देखो 36 से 51 में आ रहा है, 36 से 51 में कौन आया? 39B। 39B क्या कह रहा था अभी? जब कम्युनिटी राइट्स ऑफ लैंड, तो 39B को लागू करने के लिए, यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप 31 नंबर आर्टिकल से छेड़खानी नहीं कर सकते। आर्टिकल 31 क्या कहता है कि आपके पास जमीन का अधिकार मूल अधिकार है, आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अच्छा,
आर्टिकल 31 से छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको ही सरकार ने उखाड़ के फेंक दिया। कब उखाड़ के फेंक दिया? जैसे पहले संविधान संशोधन में नवी अनुसूची डाली, ऐसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारत सरकार ने एक तगड़ा फैसला करते हुए इस 31 को हटाकर 300A से रिप्लेस कर दिया। बोले बेटा तू मूल अधिकार ही नहीं बचा तो तेरे को चाहने वाले यानी कि जमीन की चाह रखने वाले लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ही छीन लिया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को खींचकर फेंक दिया। 78 के बाद से आप यूं समझ लो कि जिस भी जमीन की सरकार को जरूरत पड़ती थी, सरकार बस ये कहती थी कि लाओ भाई 39B के तहत इस जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। 1978 के बाद आज 2024 में 45 साल बाद आप एक नया फैसला सुनते हैं, इसीलिए यह सेशन महत्वपूर्ण है। 1978 में जहां यह कहा गया था कि संपत्ति जो सरकार को लग रही है कि यह कम्युनिटी के लाभ की है, उसको उठाकर कब्जे में ले लो, सरकार को एक विशेष पावर मिल गई थी। आज उस विशेष पावर को थोड़ा कर्टेल किया गया है, काटा गया है। कैसे काटा गया है वहां तक भी लेकर चलूंगा, पर संभवतया आपको यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अब काटा कैसे गया है इसके लिए एक कानून है, उसको भी समझ लीजिए। असल में आर्टिकल 31 के बाद में एक आर्टिकल 31C आया, और 31C जो कि मूल अधिकार में ही डाला था, और कहा गया कि अगर भारत के अंदर, अब देखो यह बात तो सही थी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकते, बोले यहां तक तो सारी बात सही है। लेकिन 31C में एक लाइन डाल दी गई और कहा कि आर्टिकल 14 और 19 की दुहाई देते हुए, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, बोले इनकी दुहाई देते हुए कि मुझे 14 नहीं मिला, मुझे 19 नहीं मिला, आप इनकी दुहाई देते हुए 39B के एग्जीक्यूशन को नहीं रोक सकते। मतलब 1978 में एक प्रकार का इतना बड़ा ब्लैंकेट सरकार ने अपने पास प्राप्त कर लिया, एक ऐसी ताकत प्राप्त कर ली कि कल को जमीन तो गई, लेकिन जमीन 31 से ही सुरक्षित थोड़ी थी, 14 से भी सुरक्षित थी। 14 से कैसे सुरक्षित थी? लोग कहते थे साहब ये मेरी जमीन है, ये उसकी जमीन है, उसकी तो नहीं ली आपने, मेरी ले ली, ये मेरी समानता के अधिकार का उल्लंघन है, उसकी भी जमीन लेते तो मेरी लेते। तो सरकार को एक और ब्लैंकेट ओढ़ना था, और वो 31C में ओढ़ा। और 31C में क्या ओढ़ा कि देखो कल को तुम ये मत कह देना कि 14 की मेरी समानता छीन ली आपने, मेरी जमीन आपने कैसे कब्जा कर ली, सरकार आप मेरे से इस जमीन को नहीं ले सकते। सरकार ने कहा 31C के तहत कि अगर मुझे 39B या C लागू करना पड़ा तो मैं आपका ये 14 और 19 वाली बात भी नहीं सुनूंगा। तो समझ में आया? 39B को संरक्षण किसका मिल गया? 31C का। और उसके बाद सरकार ने दबा के जमीनें अधिग्रहित करना शुरू कर दिया। आप जहां देखते हैं आज सड़कें बन रही है, जमीन उठा दो, आज यहां पर कॉलोनी कटनी है, यह जमीन बना दो। ऐसा करते करते एक केस हो गया, और वो केस हुआ 1986 में। क्या केस हुआ? आज क्या कहानी उसी केस पर टिकी है, दैट इज 1986 महाड़ा केस। अब ये महाड़ा केस क्या है ये समझ लो। असल में क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर देखो क्या है, महाराष्ट्र में जो मुंबई है ना, उस मुंबई की क्या कहानी है। मुंबई समुद्र के किनारे बसी हुई 7 टापुओं पर बसी हुई एक सिटी है। कभी अंग्रेजों के समय पर वहां पर बढ़िया सा इंडस्ट्रीज चला करती थी, तो लोग नौकरी करने बहुत पहुंचते थे तो रहने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन चारों तरफ टापू पर बसा हुआ अगर कोई शहर है, तो ऐसे में वहां क्या है कि समुद्री हवाएं और समुद्र में खार का जो पानी है, जो सीलन बन के आ रहा है, उससे वहां की बिल्डिंग बड़ी जर्जर हो जाती है जल्दी। तो बिल्डिंग बहुत जल्दी जर्जर हो जाती हैं, और पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो जाएंगी, खंडर हो जाएंगी, तो गिर भी जाएंगी। ऐसे में वहां की सरकार ने, वहां की जो महाराष्ट्र सरकार है, उसने मुंबई के लिए एक अलग कानून लागू किया, माडा अधिनियम। और उस माडा अधिनियम में 1986 में एक बात डाल दी, और वो बात क्या डाली कि चूंकि हमें ऑलरेडी 39B के तहत यह पावर है कि हम किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, तो जब जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं कम्युनिटी के लाभ के लिए, सामुदायिक लाभ के लिए हम जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, तो जो जमीनें या जो बिल्डिंग्स मुंबई के अंदर जर्जर हो चुकी हैं, ध्यान से सुनना, केस सारा यहां से निकला है ये, तो मुंबई के अंदर जो भवन जर्जर हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, उन खंडर हुए घरों का सरकार अधिग्रहण कर लेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप जिस घर में रह रहे हो, आज वो घर खंडर हो गया। भाई मैंने मेरा घर बनाया, कोई भी व्यक्ति जब घर बनाता है तो उसको यह रहता है कि मेरा घर है तो मेरे घर पर मेरा कब्जा है। आपके घर को सरकार ने खंडर घोषित कर दिया कि नहीं साहब खंडर हो गया।
खंडर हो गया, अब सरकार की मशीन आती है, आपको वहां से निकालती है। मुंबई में इतनी महंगाई है कि आपको आपके घर से निकालने का क्या मुआवजा मिलेगा यह भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप जहां रह रहे हो वहां पर वापस जमीन मिलेगी इसका भी कुछ अंदाजा नहीं है, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, कौन सा मिलेगा। आपका घर अभी सी फेसिंग है, उसको निकालकर कहीं कोने में डाल दिया, कुछ नहीं पता है। इन्होंने एक कानून बना दिया, इससे सोसाइटी वाले नाराज हुए, जिनकी कॉलोनीज थी, जिनके बड़ी बड़ी हाई राइट्स बिल्डिंग्स थी, वो नाराज हुए। उन्होंने कहा सर ऐसा कैसे कर सकते हो? तो सरकार ने कहा चलो एक आसानी कर देते हैं, तुम्हारे यहां रहने वाले रेजिडेंट्स में से अगर 70% लोग तैयार हो जाएं, मतलब इस कॉलोनी के अंदर 70% लोग तैयार हो जाएं कि हां साहब हमारी कॉलोनी को खंडर घोषित कर दो, इस जमीन को वापस ले लो और यहां पर नए मकान बनाकर हमें दे दो। मुंबई की जनता जो घरों में रह रही थी उन खंडर भवनों के लिए भी वो सरकार को टैक्स देती थी ताकि उनकी सरकार मरम्मत करे, लेकिन सरकार मरम्मत करने के स्थान पर उन्हीं लोगों से जमीन छीनने पर आ गई। अब आप इसके पीछे फिल्मों में बहुत सारी चीजें देखते आए हैं कि सरकार कई बार जमीनों पर इसलिए अधिग्रहण करती है कि भाई यहां पर अब किसी बड़े बिल्डर को देके काफी सारे पैसे कमाए जा सके, जो मूवी में दिखाते हैं कि हाँ भाई ठीक है कल को इसको बड़े बिल्डिंग को किसी बड़े उसको पकड़ा देंगे, कंस्ट्रक्शन डीलर को पकड़ा देंगे, वो यहां बनाएगा 100 फ्लैट सरकार के किसी मंत्री के नाम दे देगा। वो जो करप्शन के तमाम प्रकार के फिल्मों के अंदर सीन दिखाए जाते हैं, लोगों के दिमाग में वो बढ़िया से घर कर गए कि यहां पर सरकार का असल उद्देश्य हमारी भलाई करना नहीं है, हमारी जमीन जो कि अभी 7-8 मंजिल के मकान बने हुए हैं इनको तोड़ के यहां 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाएंगे, हमको कुछ फ्लैट पकड़ा देंगे और फ्लैट पकड़ा के कहेंगे कि जाओ बेटे खुश रहो, बाकी के बेच करके लोगों ने पैसे कमाने हैं। जनता इस बात पर अड़ गई, बोले भाई हम नहीं होने देंगे हमारी जमीन का ये हाल, हम खुद बना लेंगे, अगर कुछ बनाना हुआ सरकार को नहीं देने देंगे। लेकिन सरकार के पास तो एक विशेष पावर थी, कौन सी थी? 39B। सरकार ने तर्कस से तीर निकाला और निकाल करके जनता पे छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39B हम आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, और चूंकि यह कम्युनिटी के लाभ में है क्योंकि इससे समाज का भला होगा। सर कैसा भला? कि देखो बेटे आप अगर ये बिल्डिंग कल को टूट गई, आप इसी में दबकर मर गए तो देखो कितनी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दशा होगी तो फिर हमारी बेइज्जती होगी, और सरकार होते हुए बेइज्जती हो ये तो बहुत बुरी बात है, इसलिए बेटे आपका ये मकान तोड़ा जाएगा। भाई साहब यहां के जो लोग रहने वाले थे, मुंबई के बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग जो पुरानी खंडर बिल्डिंगों में रह रहे थे, वो हाईकोर्ट पहुंचे कि साहब ये क्या कर रहे हो, हमारे ही घरों का हमसे ही छिनवारा कर रहे हो। अब तक तो सुनने में आया था कि लैंड होल्डर की जो जमीन है वो छिनेगी सरकार, सड़क बनाएगी, कॉलोनी बसाएगी, ये तो बसी बसाई कॉलोनी उखाड़ रहे हैं, आप कृपया करके हमें संरक्षण दें। हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 1978 में फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, भारत में संविधान संशोधन भी आ चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट 78 में ही बोल चुकी है कि 39B की पालना में जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। लोग लेकिन नहीं माने, हाईकोर्ट से मना हो गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, नहीं सुनी गई बात, कोई बात नहीं, कई सारी याचिकाएं दायर की गई, लगभग 16 से अधिक याचिकाएं दायर की गई। दायर करते करते फाइनली जाकर स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी कि लाओ भाई क्या मामला है, लाओ मेरे पास लाओ, क्या सुनते हैं लाओ। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस मामले की सुनवाई करी, इस मामले की सुनवाई करी, और सुनवाई करके वाकई में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यार बात तो सही है, सरकार कह रही है कि मैं कम्युनिटी के लाभ के लिए ऐसा कर रही हूं, लेकिन साहब हर प्रॉपर्टी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। मतलब आपके अकॉर्डिंग इस देश में जितनी भी जमीन है वो सरकार की है। बोले कहीं तो सरकार को भी रुकना पड़ेगा, सरकार को भी तो कहीं समझाना पड़ेगा। कल को तो सरकार में कोई मंत्री आया, उसको समझ में आया कि इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। अब इस बात को गहराई से समझना, और ये बहुत बार होता है आजकल, तो ये सब पता चल जाता है ना, किस बूथ पे कितने वोट डले, किस पार्टी के डले। उस नेता ने अपनी सरकार बनते ही कल को वो यूडीएच मिनिस्टर बना, बोले ठीक है इस कॉलोनी के लोगों ने वोट नहीं दिया, एक काम करो इस पूरी कॉलोनी के घर तोड़ दो और यहां पर बनाएंगे बढ़िया नेशनल पार्क, और यहां पर बढ़िया बनाएंगे खेलने के लिए इंटरनेशनल गार्डन, यहां पर क्रिकेट का ग्राउंड बनेगा और वो देश के काम आएगा। तो बोले ऐसे तो आप अपने तरह से अपने लाभ के लिए काम कर सकते हैं, इसको जनता का हित भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जनता की भी तो सुनवाई होनी चाहिए। तो जब जनता की सुनवाई हो, इसका मतलब आर्टिकल 31C ब्लैंकेट बैन नहीं देता, उसमें भी जुडिशियल रिव्यू है। मतलब हम उसकी भी सुनवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं कि सरकार को यह बताना पड़ेगा कि इससे लाभ कैसे होगा। अर्थात यह मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी है,
यह बात सरकार को अब समझानी पड़ेगी। अर्थात अगर आपको अब यह पूरी कहानी समझ में आ गई है तो ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, ये जो लाइन है कि मटेरियल रिसोर्स बोले तो ऐसी जगह, ऐसी लैंड, ऐसे मिनरल, ऐसी फैक्ट्री जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, उसका सरकार फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे और वो कॉमन गुड की तरह काम करे। यानी दिस सिग्निफाइज ओवरऑल वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कम्युनिटी शुड एम टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन थ्राइव, नॉट जस्ट ए सेलेक्ट फ्यू। तो बोले महाराज ऐसा है कि आप इसे इस कैटेगरी में डाल करके सबकी जमीन पर हड़प नहीं मचा सकते, इसीलिए फैसला फिर से सुना जाए। फैसला क्या है, मैं उस लाइन को दोबारा से बोल रहा हूं। सरकार ने क्या कहा है, शायद अब आप समझ जाएं। नॉट एवरी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इंडिविजुअल कैन बी मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। कि आप इसको यह मान करके हर प्रॉपर्टी को आप ये नहीं कह सकते। हां यह जरूरी है, लेकिन याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट ने एक समझदारी से बात कही और वो लाइन बहुत अच्छे से कही सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या कहा कि देखो, जमीन जिस पर आप कब्जा करना चाह रहे थे या सरकार कुछ करना चाह रही थी वो अच्छी बात है। जिस समय यह फैसला आया था वो उस समय की जरूरत थी, क्योंकि उस समय देश के अंदर समाजवाद ऊंचाइयां चढ़ रहा था। समाजवाद बोले तो सरकार को जनता के लिए बहुत कुछ करना था। हमारे देश के अंदर उस समय बहुत से लोगों के पास मतलब जो संपत्ति है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। ऐसे में सरकार को ऐसे फैसले लेने थे जो सबके हित के लिए हों। अब देश एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ ऐसे चेक एंड बैलेंसेस बिठाने पड़ेंगे जहां पर सरकार भी पूरी तरह तानाशाही ना कर पाए। शब्द तानाशाही नहीं बोला है, लेकिन इसका अर्थ वही निकल रहा है कि भैया हर उंगली को मत लगा देना कि यह जमीन मेरी हुई, हटाओ इसे। ऐसा आप नहीं कर सकते। बस यह है पूरी कहानी।